Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called The Menu। 2022 में आई ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में अवेलेबल है। इस मूवी की डिमांड मेरे पास काफी टाइम से आ रही थी, मगर जानबूझकर मैंने इस मूवी को रोक कर रखा था क्योंकि आप लोगों को सुपर हीरो जॉनरा की मूवी इसी के साथ साथ स्लैशर मूवीज पसंद है। जब मैंने पर्सनली इस मूवी को देखा और अपनी स्क्रिप्टिंग करी तो मैं इस मूवी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया, क्योंकि कई बार एक क्रिएटर अपनी खुद की क्रिएशन दिखाने के लिए जब अपना टैलेंट दिखा करके कुछ प्रेजेंट करता है और लोग उसे बस एक बार देखकर भूल जाते हैं, ना ही नाम याद रहता है और ना ही क्रिएटिविटी याद रहती है, बस हंगर बनी रहती है तो नई चीज को देखने और पाने की। इन सभी चीजों के ऊपर मैं और भी बकवास कर सकता हूँ, लेकिन वो सब कुछ अगर अभी करने बैठ गया तो इस मूवी को लेकर आपका क्रेज खत्म हो जाएगा। तो वो सारी बातें इस मूवी के एंड में जरूर बताई जाएगी। तब तक के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में ही कहानी के दो मेन लीड्स दिखा दिए जाते हैं, टाइलर और मार्गो, जिन्हें की इस वक्त यूएस के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट आइलैंड से एक इन्विटेशन आया था। इस रेस्टोरेंट में 7 कोर्स मील प्रेजेंट किया जाता था और इसकी प्राइस सुन लोगे तो होश उड़ जाएंगे, जो कि था $1250, यानी कि ऑलमोस्ट 1,02,700 रुपए। खैर मैं तो इतना कॉस्ट सिर्फ एक 7 कोर्स मील डिनर के लिए नहीं पे कर सकता। अगर आप में से कोई कर सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज उन सभी कस्टमर्स के लिए कुछ खास डिशेस पेश की जानी थी और जो कस्टमर यहाँ पर आए थे ये भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज थे। कोई फूड क्रिटिक थी तो कोई मूवी स्टार था, कहीं कुछ जाने माने बिजनेसमैन थे तो कुछ मॉडल्स। इन सभी को एक बोट की मदद से शहर से दूर एक आइलैंड पर ले आया जाता है, जहाँ पर इनका वेलकम एलिसा नाम की एक लेडी करती है और वो सबसे पहले इन्हें उस पूरे आइलैंड का टूर करवाती है कि कैसे यहाँ के शेफ समुद्र से फ्रेश मछलियां पकड़कर उन्हें ही पकाते हैं। इनके खुद के बगीचे में जो फ्रेश प्लांट्स और इसी के साथ साथ जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं वो यहीं से ही निकाले जाते हैं। एक बड़ा हॉल दिखाया जाता है जहां पर काम करने के बाद सारे शेफ के हेल्पर्स यहीं पर सोते थे, और बल्कि इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नॉनवेज पकाया जाता था वो जानवर भी यहीं पर पाले जाते थे और फिर प्रिसाइसली उन सभी को एक एज पर आने के बाद में उनका फ्रेश मीट यहाँ के क्लाइंट्स को खिलाया जाता था। वहीं दूर शेफ स्लोविक का घर भी दिखाया जाता है जहाँ पर स्टाफ और क्लाइंट्स को आना मना था, वहाँ सिर्फ वही जा सकते थे। शेफ स्लोविक की इस टीम में देश के माहिर कलाकार, क्विजीनियर्स और टेस्ट में बेहतरीन खाना पकाने वाले कुक्स थे। इन सभी के डाइनिंग हॉल में आ जाने के बाद में इन्हें इनका पहला कोर्स पेश किया जाता है जिसका नाम था अम्यूज बुश, जिनके इंग्रेडिएंट थे कंप्रेस्ड एंड पिकल्ड क्यूकम्बर, मिल्क स्नो एंड चार्टेड आइस। दिखने में डिश इतनी सुंदर लग रही थी मानो जैसे कि कोई मास्टरपीस, और लग रहा था कि इसे कौन कैसे खा सकता है भला। वेल यहाँ शेफ स्लोविक का कहना था कि कोई भी इसे पूरा ना खाए, बस इसे टेस्ट करे, इसको फील करे, एक खाने की तरह, पेट भरने की तरह ना खाए इसे। अपने टेस्ट बर्ड्स को खोल कर नए नए फ्लेवर्स को एक्सप्लोर किया जाए। अब जो भी इस डिश को टेस्ट करता है वो हर कोई इसके बारे में बातचीत करने लगता है कि हाँ ये कितनी खास है, कितनी बेहतरीन है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट करी गई है। जिसके बाद बारी आती है इस मेन्यू के सेकंड कोर्स की, जो कि था द आइलैंड। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज हुए थे रो डाइवर स्कैलॉप, पिकल्ड लोक्स, सीवीड्स एंड एल्गे। कुछ पत्थरों पर प्रिसाइजली पेश की गई ये फूल पत्तियां जो कि कस्टमर्स के सामने आते ही उन्हें अपना दीवाना बना देती है। टायलर, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा फूड क्रिटिक समझता था, वो उन डिशेस के ऊपर अपनी थ्योरी देने लगता है और बताता है कि वो किस तरीके से शेफ स्लोविक का एक बहुत बड़ा फैन है। उसने उनकी हर डिश खाई है और उसके बारे में अच्छे अच्छे रिव्यूज भी दिए हैं। लेकिन तभी शेफ स्लोविक आ जाते हैं और उन्हें चुप करवा देते हैं। उनके एक आदेश पर उनके सारे कुक्स यस सर कह के उन्हें बुलाते थे। और अब बारी थी इस मेन्यू के थर्ड कोर्स की, जिसका नाम था ब्रेडलेस ब्रेड प्लेट, जिनके अंदर सेवोरी ऑयल एंड एमिल्यूजन्स थे। अगर बात करी जाए इस डिश की तो इसे ब्रेड के साथ ही खाया जाता था, लेकिन शेफ का मानना था कि ब्रेड गरीब लोग खाते हैं और हम यहाँ पर कुछ अच्छा एक्सोटिक और फ्रेश खाने आए हैं तो इसे हम विदाउट ब्रेड ही सर्व करेंगे। लेकिन एक टेबल पर जहाँ 3 बड़े बिजनेसमैन बैठे थे वो एल्सा को कहते हैं कि हम इसके साथ ब्रेड खाना चाहेंगे। एल्सा उन्हें मना कर देती है। वो बिजनेसमैन उससे कहता है कि चाहो तो मुझसे इसके बदले पैसे ले लो, लेकिन एल्सा फिर भी नहीं मानती और
कहती है कि ये मेन्यू का ही एक हिस्सा है, आपको इसे ऐसे ही एंजॉय करना होगा। काफी देर हो चुकी थी लेकिन मार्गो जो कि टाइलर के साथ आई थी वो कुछ नहीं खाती। इसी वजह से शेफ स्लोविक उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया या फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। जिस पर मार्गो कहती है कि ये खाना नहीं है, ये तो खाने के साथ सिर्फ एक मजाक है, इसलिए मैं इसे खाऊंगी नहीं। इस पर शेफ को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है कि तुम लोग इस शहर के सबसे नामी गिरामी और बेहतरीन रेस्टोरेंट में बैठे हो जहां पर आप लोगों को वो डिशेस मिल रही है जो कि किसी और रेस्टोरेंट में अवेलेबल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो अपनी मॉम से भी मिलवाता है सभी को और बताता है कि वो काफी ज्यादा ड्रिंक करती है, इसीलिए किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती। और अब बारी थी इस मेन्यू की 4th कोर्स की जिसका नाम था मेमोरी, और इनमें यूज किया गया था मैरिनेटेड गार्लिक चिकन थाई, टॉर्टियाज और ग्रीन साल्सा क्यूब्स। और यहाँ से होती है इस मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न्स की स्टार्टिंग, जहाँ उन सभी टोटियाज पर ये सभी अपनी उन पिक्चर्स को देख पाते हैं जो कि इनके पर्सनल मोमेंट्स थे। एक रिच एंड वेल्दी कपल जो कि आपस में हमेशा प्यार करने का वादा करते थे, वहां उन्हें पता चलता है कि वो मर्द तो किसी और ही प्रोस्टिट्यूट के साथ बैठा करता था। वो बिजनेसमैन जो कि फेक इनवॉइसेस बनाकर लोगों के पैसे लूटा करते थे। वो मूवी स्टार जिसने घटिया मूवी बनाकर लोगों के टिकट के पैसे लूटे। और इसी के साथ वो फूड क्रिटिक जो कि लोगों की बेहतरीन डिशेस को भी बेकार बता दिया करती थी। लेकिन इन सब का टाइलर पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, वो तो बस इन्हें खाता है और उसके टेस्ट में खो जाता है। मार्गो को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो वॉशरूम चली जाती है। लेकिन तभी पीछे से शेफ स्लोविक आ जाते हैं लेडीज टॉयलेट में और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो, तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा है। और जहां तक मेरा मानना है तुम तो मार्गो हो ही नहीं, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं था, तो आखिर तुम हो कौन। यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि आज टाइलर के साथ उसकी एक्स वाइफ आने वाली थी, लेकिन उनके कुछ इंटरनल क्लैशेस की वजह से टाइलर ने आज इस प्रोस्टिट्यूट यानी कि मार्गो को अपने साथ बुला लिया। वो जानता था कि आज यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या क्या चीजें घटने वाली है, जिसके बावजूद भी उसने अपनी पार्टनर को न बुलाकर किसी और को बुला लिया। यहाँ से मूवी स्पीड पकड़ने लगती है और अब जो होने वाला है वो सब कुछ आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। अब बारी थी इस मेन्यू के 5th कोर्स के आने की, जिसे बनाया था जेरेमी ने और इसका नाम दिया गया था द मैस। इसमें इंग्रेडिएंट जो यूज किए गए थे उनका नाम था रोजेले फिल्ड पोटैटो कॉन्फिट, सीजनल वेजिटेबल्स, बीफ जूस और बोन मैरो। शेफ जेरेमी को सभी के सामने प्रेजेंट करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने आप को सबसे बढ़िया शेफ मानते हो, जिस पर जेरेमी कहता है कि हाँ। आज तुम इनके सामने क्या प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो जेरेमी कहता है कि आज मैं इन सभी के लिए वो डिश प्रेजेंट करने वाला हूँ जो कि मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में ना ही और कोई बना सकता है और ना ही अब कोई और बनाएगा, क्योंकि इस डिश को मुझसे बेहतर और कोई नहीं बना सकता। और इतना ही कहने के बाद में वो अपने आप को शूट कर लेता है। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो ये सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया। पहले तो कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, यहाँ पर नाटक चल रहा है और अगेन ये सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वो वेल्दी कपल ये सब कुछ सहन नहीं कर पाता और वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी वेल्सा अपने कुछ आदमियों के साथ आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आप में से आज यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। वो कपल कहता है कि हम यहाँ पर बैठना ही नहीं चाहते, हमें वापस अपने घर जाना है। लेकिन शेफ के कहने पर वेल्सा अपने लोगों से बोलकर उस बूढ़े आदमी की एक उंगली कटवा देती है और तब जाकर लोगों को लगता है कि ये कोई पब्लिक स्टंट नहीं था, बल्कि यहाँ पर सचमुच एक आदमी का मर्डर हो चुका है और एक कस्टमर की उंगली काट दी गई है। और ऐसा सब कुछ हमें यहाँ पर बैठा कर रखने के लिए किया जा रहा है। सभी के मन में डर बैठ चुका था और कोई भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। जिसके बाद शेफ हर किसी के पास जाकर उनके पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें करने लगता है और बताता है कि आप में से हर कोई यहाँ पर साल में 5 से 6 बार आता है, यहाँ की डिशेस खाता है और खाकर भूल भी जाता है। ना तो उसे डिशेस का नाम याद रहता है और ना ही मेरा नाम याद रहता है और ना ही बाहर जाकर कोई इन डिशेस के बारे में अपनी थ्योरीज या रिव्यू प्रेजेंट करता है। लेकिन आज की जो मेन्यू में डिशेस हैं, इन्हें खाने के बाद आपको वो जिंदगी भर याद रहेंगी, आप कभी इन्हें भुला ही नहीं सकते। जिसके बाद अगले डिश को बनाने की प्रिपरेशन में टाइम लगता है। इस बीच शेफ अपने कमरे में चला जाता है। पीछे से मार्गो भी वहां पर आ जाती है। तो शेफ कहता है कि मैं जान चुका हूं कि तुम्हारा नाम इस लिस्ट में था ही नहीं, तो तुम कौन हो। जहां पर मार्गो भी सच्चाई बता देती है कि मैं एक कॉल गर्ल हूं। टाइलर यहाँ पर अपनी पार्टनर के साथ आने वाला था मगर वो आ नहीं पाया, इसलिए उसने मुझे अप्रोच किया और यहाँ पर मैं चली आई। जिस पर शेफ स्लोविक बताते हैं कि सिर्फ तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जिसकी वजह से प्लान में चेंजेस किए गए हैं। अब वो क्या चेंजेस थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके बाद इन सभी को उस डाइनिंग हॉल से बाहर लेकर आया जाता है और
शेफ यहाँ अपने स्टाफ से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है, जहाँ पर एक लेडी आकर एक नाइफ से शेफ के प्राइवेट पार्ट पर स्टैब कर देती है और कहती है कि एक बार तुमने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की थी और ये उस बात की सजा है। जिसके बाद वो यहाँ के लोगों को बताती है कि आज रात की फाइनल कोर्स को पेश करने के बाद कोई नहीं बचेगा, ना ही शेफ, ना ही स्टाफ और ना ही कस्टमर्स। ये सुनकर तो उन सभी के होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर शेफ स्लोविक बताते हैं कि मैं सभी आदमियों को 45 सेकंड देता हूँ, अगर कोई यहाँ से भागना चाहता है तो भाग सकता है। इस बात को सुनकर तो अपनी पार्टनर्स के साथ आए हुए सभी मील्स वहां से उन्हें सॉरी बोलकर भागने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ एक तरफ लेडीज अंदर डाइनिंग हॉल में बैठकर बाकी की डिशेस को ट्राई कर रही थी, वहीं सभी मील्स दूर भाग जाते हैं, लेकिन शेफ स्लोविक का स्टाफ उन्हें पकड़कर वापस से उस डाइनिंग हॉल में ले ही आता है और यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जिसके बाद पेश किया जाता है आज का 6th कोर्स, जिसका नाम था मेंस फॉली, जिसके इंग्रेडिएंट थे फर्मेंटेड योगर्ट वे, डेनगेंस क्रैब, ड्राइड सी लेटस, ओमेबोशी और क्लैप। खैर ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने थे, स्क्रिप्टिंग के टाइम पर सारी चीजें लिखी है, तो अगर कुछ मिस्टेक हो, कोई नाम अगर गलत ले लूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ बैठा हर कस्टमर डर चुका था और कोई भी डिश खाने से कतरा रहा था, लेकिन टाइलर हर चीज को बड़ी बेशर्मी के साथ खाए जा रहा था। इस पर मार्गो को गुस्सा भी आता है और इस पर वो उसे एक चांटा लगा देती है। तभी वो कहता है कि शेफ ने इतने प्यार से बनाया है, हर डिश के अंदर इतनी कुछ बढ़िया टेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं और मैं तो इनका फैन हूँ, सारी डिशेस को प्रिसाइजली चेक करता हूँ, इसलिए मुझे तो खाना जरूरी है। ये सारी बातें दूर खड़ा शेफ भी सुन रहा था, इसीलिए वो टाइलर को अपने पास बुलाता है कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा फूड क्रिटिक समझते हो ना, इधर आओ, मेरे पास आओ, तुम्हें फूड के बारे में बहुत नॉलेज है, उसके बारे में बातें करते रहते हो, अपने रिव्यूज डालते हो, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चलो आज मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, तुम्हें जो बनाना है बनाकर मुझे खिलाओ, देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अब यहाँ पर टाइलर की पोल खुल जाती है। वो एक फेक पर्सनैलिटी थी जो कि कुछ भी सामान उठाकर कुछ भी वाहियात सी चीज बनाने की कोशिश करता है। वेल, उसके हाथ कांप रहे थे, वो कुछ अनियंस को कट करता है, कुछ लेटस डालता है और उसके बाद एक स्टेक का पीस उठाकर उसे बटर में फ्राई करने की कोशिश करता है, थोड़ी बहुत ऊपर से गार्निशिंग करके पेश कर देता है बड़े शेफ स्लोविक के सामने, जिसे खाकर शेफ स्लोविक कहते कि हाँ ये इतना बकवास ही है। लोग ये सोच रहे थे कि अब उसके साथ में क्या होगा, जिसके बाद शेफ उसके कान में कुछ ऐसा कहते हैं कि वो खुद ही जाकर एक रूम में अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार देता है। और अब बारी थी मार्गो की, जहां मार्गो के सामने शेफ ये प्रपोजल रखता है कि देखो तुम हमारी गेस्ट लिस्ट में तो थी नहीं, तो अब तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है, या तो हमारे स्टाफ में शामिल हो जाओ या फिर इन कस्टमर्स के बीच में ही रहो। खैर मरना तो तुम्हें है ही, अब तुम जैसा चाहो वैसे कर सकती हो। तो यहाँ पर मार्गो उनके स्टाफ में शामिल होने की इच्छा जाहिर करती है। अब जैसा कि इन्हें अपनी अगली डिश की प्रिपरेशन करनी थी, तो यहाँ पर मार्गो शेफ के घर में जाकर वहां से कुछ इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए जाती है। तभी वेल्सा उसका पीछा करते करते वहां आ जाती है। मार्गो समझ चुकी थी कि वेल्सा उसे खत्म करने के लिए ही यहाँ पर आई है, लेकिन एल्सा को उसे मारने से पहले वो खुद ही एल्सा को जान से मार देती है और फिर पहुंच जाती है एक सिल्वर डोर को खोल करके शेफ के कमरे में, जहां पर वो उसके पुराने आर्टिकल्स, कुछ रेडियो, उसकी बेटी के साथ उसकी पिक्चर और उसकी फर्स्ट डिश को उसने कैसे प्रेजेंट किया था लोगों के सामने और वो कैसे फेमस हुआ था, वो सारी चीजें देख पाती है। वहां से एक रेडियो भी मिलता है जिसमें कुछ सिग्नल्स देके वो इधर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। अब यहाँ जो 3 बिजनेसमैन आए थे, आज उनमें से एक का बर्थडे था। उसके सामने शेफ एक केक पेश करता है जिस पर वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम जानते भी हो, तुम्हें जो फंडिंग मिलती है, जो तुम्हें इस रेस्टोरेंट को चलाने का पैसा मिलता है, वो सब कुछ मेरी ही एक फ्रेंड के थ्रू मिलता है। मैं उसे कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकलवा सकता हूँ। जहाँ पर स्लोविक बताता है कि मुझे तो इस बात की पहले से ही भनक थी, इसलिए हमने तो उसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। सभी लोग जब कांच से बाहर देखते हैं तो उस इन्वेस्टर को पंख लगाकर आसमान में दिखाया जाता है, जिसे कि धीरे धीरे करके पानी में डुबो दिया जाता है। इसी बीच यहाँ पर उस रेडियो की मदद से मार्गो ने जो हेल्प मांगी थी, तो तभी पास ही के लाइट हाउस से एक गार्ड आ जाता है जिसके हाथ में एक बंदूक भी थी। वो उस मूवी स्टार का बहुत बड़ा फैन था, तो वो उससे एक ऑटोग्राफ मांगता है, जहाँ पर वो मूवी स्टार उसमें हेल्प अस लिखकर कह देता है। वो गार्ड समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो पंगा हुआ है और वो अपनी गन लेकर शेफ स्लोविक पर तान देता है। सभी लोगों को लगता है कि अब तो हमारी जान बच ही जाएगी, लेकिन जब उस गार्ड की बंदूक से शूट होता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर गोली नहीं, बल्कि वो बंदूक एक लाइटर थी जो कि वहां की एक कैंडल को जलाने में काम आती है, यानी कि वो भी उन्हीं से मिला हुआ था। अब तो हर कोई समझ चुका था कि यहाँ से किसी की भी जान बचने नहीं वाली है और एक मोमेंट पर आकर सभी मारे जाएंगे। लेकिन तभी वहां मार्गो खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं भूखी हूँ, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने कुछ नहीं खाया है और बीइंग ए कस्टमर
कस्टमर, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझे खुश करो, मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जिसमें मेरा पेट भर सके। तो शेफ कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या खाना चाहती हो तुम? जिस पर वो कहती है कि मुझे एक चीज बर्गर चाहिए, उसमें कुछ भी अनाप शनाप आलतू फालतू का नाम, इंग्रेडिएंट्स या कुछ और वाहियात चीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक नॉर्मल चीज बर्गर और उसके साथ में कुछ फ्राइज। शेफ अपनी टीम से पूछते हैं कि क्या उनके पास फ्राइज हैं। बर्गर के बन जाने के बाद मार्गो को वो पेश किया जाता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि हाँ, ये सचमुच टेस्टी था, मुझे खाकर अच्छा लगा, बाकी का जो बचा है वो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, इसे प्लीज पैक कर दीजिए। और वो उसे यहाँ से जाने के बारे में कहती है, जिस पर स्लोविक उसे कुछ नहीं कहता और जाने देता है। और अब बारी थी आज के शाम के फाइनल कोर्स की, जिसका नाम था स्मॉर, और इस डिश के इंग्रेडिएंट्स होने वाले थे यहाँ के कस्टमर्स। इन सभी को मार्शमैलो पहना दिया जाता है और एक चॉकलेट की कैप पहना दी जाती है और पूरी जगह को, यानी कि उस डाइनिंग हॉल को बर्बाद कर दिया जाता है। फ्लोर पर ही क्रीम, चॉकलेट पाउडर और गार्निशिंग कर दी जाती है और फिर वहां पर आग लगाकर उस पूरी जगह को ही ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर खुद शेफ, वहां का स्टाफ और वो सभी कस्टमर्स मारे जाते हैं। और मूवी के एंड क्रेडिट्स में हम देख पाते हैं कि मार्गो, जो कि बाहर एक बोट में बैठी थी, वो अपना बर्गर एंजॉय करती है और उस मेन्यू को देखकर अपना मुंह पोंछ लेती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। अब बात आती है इस मूवी की कंक्लूजन की कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ हुआ क्या और उसने सिर्फ मार्गो को ही क्यों छोड़ दिया। तो उसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ये है कि एक नॉर्मल शेफ जब अपनी नॉर्मल डिशेस को बनाकर, जो कि अपना प्यार और मेहनत से जो बनाया करता था, क्रिटिक्स ने उसके अंदर उंगली कर करके उन डिशेस को चेंज करवा दिया, उसे इतना एग्जॉटिक बना दिया कि वो असली डिश का जो मजा था वो पूरा खत्म हो गया और कुछ एक नया ही वाहियात चीज क्रिएट हो गई। अब जैसा कि इस मूवी की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि मैं ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि इस मूवी के एंड में शेयर करूंगा, वो ये है कि आज की तारीख में कोई क्रिएटर अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी दिखाई नहीं सकता। तुम लोग उसके अंदर अपनी उंगली घुसेड़ते हो और डिमांड कर करके क्रिएटर का दिमाग खराब कर देते हो और नई वाहियात सी चीज मांगते हो। एग्जाम्पल के लिए पहले मैंने फ्रेंचाइजीज स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर मैं सबसे पहले सिर्फ यूनिवर्सेस को ही उठाता था, जैसे कि हैरी पॉटर, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ट्वाइलाइट, रेसिडेंट ईवल, MCU, DC, इसी के साथ साथ एक्समैन और फास्ट एंड फ्यूरियस। मगर तुम लोगों ने उस क्रिएटिविटी में उंगली करके अलग अलग सेपरेट मूवीज को मांगना शुरू किया, फिर बॉलीवुड सीरीजेस मांगी, फिर मूवीज मांगी, उसके बाद एनिमेज की डिमांड करी। और आज जिस चैनल पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे, मिलियंस ऑफ व्यूज आया करते थे हर वीडियोस पर, आज सिर्फ 1000, 2000 और 3000 आते हैं। खैर, दिल तो करता है कि जैसे स्मिथ ने अपने कस्टमर्स को एक प्लेस पर बुलाकर खत्म करवा दिया, तुमको भी बुलाकर खत्म कर दूं। खैर, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ होगा नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक क्रिएटर की गई क्रिएशन को उसका एक अच्छा फल मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उसे थोड़ा बहुत तो याद रखा जाना चाहिए। अपनी अच्छी डिशेस को बना देने के बावजूद भी इस बड़े शेफ को क्रिटिसाइज किया गया, इनकी डिशेस के अंदर चेंजेस लाने को बोले गए और एक मोमेंट पर आकर इसने अपना करियर, अपने क्लाइंट्स और अपने स्टाफ को ही खत्म करने के बारे में सोच लिया। तो एक डीप मैसेज के साथ एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी लाइन इस मूवी ने पेश करी है। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। आप लोगों का इस मूवी को लेकर के क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस मूवी की डिमांड मेरी एक सब्सक्राइबर ने आज से करीब 6 महीने पहले करी थी एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी अबाउट दिस मूवी। अगर आप में से ऐसे कुछ और मूवी लवर्स हैं जो कि ऐसी बेहतरीन मूवीज को देखना चाहते हैं, तो उस मूवी का नाम कमेंट सेक्शन में #odex लिख करके जरूर बताएं, ताकि मैं ऐसी ही और बढ़िया मूवीज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।